हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक इन योर देसी गुरुजी। हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। एसिड क्या होता है, किन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सारी चीजें देख ली है, राइट। क्या क्या कॉन्सेप्ट देखा है? अर्नियस कॉन्सेप्ट देखा है, लॉरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट देखा है और लुइस कॉन्सेप्ट देखा है, राइट। हर कॉन्सेप्ट का अपना अपना क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वो कुछ कंपाउंड्स को एसिड्स और कुछ कंपाउंड्स को बेस कंसिडर करते हैं, राइट। तो हम लोगों को अभी किससे मतलब है? कंसिडरिंग क्लास 10th हमें किससे मतलब है? अर्नियस कॉन्सेप्ट से, राइट। इस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में वी विल गो थ्रू टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड वी विल मोस्टली स्टिक टू अर्नियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा वो अर्नियस कॉन्सेप्ट के ही बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी वही है। लुईस कॉन्सेप्ट और लॉरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप जानना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनका भी कंप्लीट यूज देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी उनका बेसिस पता है तो वो फ्यूचर में इट विल हेल्प यू अ लॉट, अ होल लॉट। तो चलो शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कुछ टर्म्स समझ लिया जाए पहले। जैसे दो टर्म्स होते हैं, एक हम लोग बोलते हैं कॉन्क या कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड इसे शॉर्ट में हम लोग कॉन्क बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्क, CONC. दूसरा होता है डाइल्यूट, राइट। ये दोनों टर्म्स समझते हो? इसे शॉर्ट में DIL लिखते हैं, DIL डॉट। अब इनका मतलब समझते हो? कॉन्सेंट्रेशन तो समझते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सॉल्वेंट और सल्यूट का बेसिकली रेशियो होता है। आपने किसी सॉल्वेंट में या किसी भी चीज में एक दूसरी चीज मिक्स की, उसका एक सोल्यूशन, एक मिक्सचर प्रिपेयर किया, तो जो पहला कंपोनेंट है वो दूसरे के कंपोनेंट के मुकाबले, उसके कंपैरिजन में किस अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है या सोल्यूशन हो जाता है। जैसे एयर, जैसे चीनी पानी, शरबत या नमक पानी का घोल है, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स और सोल्यूशन, राइट। अगर यही कॉन्सेंट्रेशन वैरी करता है, मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो वो फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, राइट। तो मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वो तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, राइट। बेसेज वाटर सोल्यूबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट। जो बेसेज है आपके, बेसेज, एसिड बेसेज, ये तो पता है ना। ऐसा नहीं है ना कि बेस भी समझ में नहीं आ रहा हो अभी तक किसी को। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए भाई। तो बेसेज कैन बी सोल्यूबल इन वाटर और कैन बी इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर का जो बेसिस होंगे, जो वाटर सोल्यूबल होंगे, जो पानी में घुल सकते हैं, ऐसे बेसिस को हम लोग बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। एल्कली उन बेसिस को बोलते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, राइट। और जो नहीं घुल सकते उनको क्या बोलते हैं? वो कुछ नहीं बोलते, उनको नॉन एल्कली या कुछ भी बोलो, उनके लिए कोई ऐसा टर्म नहीं है। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल बेसिस है उन्हें हम लोग एल्कली बोलते हैं। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब एल्कलीज है, दे आर वेरी मच वाटर सोल्यूबल। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में उतना सोल्यूबल नहीं होता है, बहुत कम सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर एल्कली कहलाने लायक है नहीं, ठीक है, राइट। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी चीज का, अब कॉन्सेंट्रेशन ऐसे समझो कि मान लिया जाए एक ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल, घोल दिया, डिजोल्व कर दिया, ठीक है। अब की एक ग्लास पानी फिर लिया, इसमें 2 चम्मच चीनी डाल, ठीक है। अब की क्या किया, आपकी 2 ग्लास पानी लिया और उसमें 2 चम्मच चीनी मिक्स किया, राइट। टोटल 2 ग्लास पानी में टोटल 2 चम्मच चीनी, राइट। फर्स्ट सिचुएशन में क्या किया था? 1 ग्लास वाटर, 1 टीस्पून ऑफ सुगर। सेकेंड में 1 ग्लास वाटर, 2 टीस्पून सुगर।
और तीसरे में 2 ग्लासेस वाटर और 2 टीस्पून शुगर। मुझे बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा मीठा कौन लगेगा, पहला, दूसरा या तीसरा? सोच कर बताओ, सबसे ज्यादा मीठा कौन लगेगा? स्मार्ट बच्चों ने पकड़ लिया होगा, दूसरा वाला, राइट। एक गिलास पानी में ही 2 चम्मच चीनी है, तो सबसे ज्यादा मीठा लगेगा ना। लेकिन फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों में ज्यादा मीठा कौन? एक में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी है और दूसरे में 2 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी है। कौन ज्यादा मीठा होगा? सर 2 गिलास वाला, क्योंकि उसमें 2 चम्मच चीनी है, राइट। नहीं, दोनों की जो मिठास होगी बराबर होगी, क्योंकि भाई इधर 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी है तो इधर 2 गिलास में 2 चम्मच चीनी है ना। जो रेशियो है शुगर टू वाटर वो तो सेम है दोनों में, ठीक है। इसी को बोलेंगे कि इन दोनों में कॉन्सेंट्रेशन शुगर का सेम है, सेम मैं बोल रहा हूं। जबकि जो सेकंड वाला सिचुएशन था, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी, उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना है बाकी दोनों के मुकाबले, ठीक है। जबकि फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन में जो कॉन्सेंट्रेशन था वो सेम था, राइट। समझ में आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के मुकाबले सल्यूट कितना ज्यादा है, उतना कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा हो, ठीक है। तो इस इन सिचुएशंस में सल्यूट कौन होंगे? सल्यूट हो जाएंगे आपके एसिड्स या बेसिस, सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर, राइट। तो अगर वाटर में एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, या बेसिस का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो फिर हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या है, एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? क्या पानी से ज्यादा होगा? नहीं, ये जो दोनों टर्म्स है ना भाई, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं। रिलेटिव का मतलब दोनों चाचा भतीजा है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव का मतलब या एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम बोल दिए कि भाई ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, नहीं। आपको उसको किसी के कंपैरिजन में बोलना हो, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ये पेन ना बहुत छोटा है, ठीक है। अब इसके सामने मैं एक छोटा सा पेंसिल रख दूं, अब बोलो बहुत छोटा है, ठीक है, या बोलो बहुत लंबा है, राइट। मैं इसको लेकर जाऊंगा एक लंबे से स्टिक के सामने, अब बोलो बहुत लंबा है, नहीं ना। तो हम लोग सिर्फ इसको नहीं बोल सकते कि ये लंबा है छोटा है क्या, राइट। हमें इससे किसी से तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो लेंथ ज्यादा है या कम है, रिलेटिव टर्म्स है। सिमिलरली ये जो कॉन्क या डाइल्यूट जो टर्म्स है, दे आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। आप एक सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि किसके कंपैरिजन में ये कॉन्सेंट्रेटेड है या किसके कंपैरिजन में डाइल्यूट है। अगर एक सोल्यूशन से दूसरा वाला सोल्यूशन में जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जबकि दूसरा वाला डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग ऐसे ही मान के चलते हैं कि अगर अच्छा खासा एसिड है पानी में या बेस है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर बहुत कम है तो वो डाइल्यूट है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर से नहीं बल्कि किसी दूसरे सोल्यूशन से जिसके कंपैरिजन में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। और डाइल्यूट में क्या होगा, एसिड या बेस जो भी है, एसिड या बेस जिसका भी सोल्यूशन है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसमें भी बेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर है ज्यादा होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स रिएक्ट करते हैं सेम मेटल से या सेम कंपाउंड से तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, और अगर डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करे तो दूसरा कंपाउंड मिलता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि मेरे पास है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, और मुझे उससे डाइल्यूट बनाना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे? अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से मुझे डाइल्यूट बनाना है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? भाई कॉन्सेंट्रेटेड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, डाइल्यूट में कम है, राइट। तो बेसिकली हमें कॉन्सेंट्रेशन ही तो कम करना है, राइट। अब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कहने का मतलब क्या, पानी के मुकाबले एसिड का अमाउंट ज्यादा है, तो अगर हम लोग एसिड निकाल दें तो नहीं हो जाएगा क्या डाइल्यूट? एकदम हो जाएगा। लेकिन एसिड निकालोगे कैसे? छन्नी से छान दोगे, एसिड अलग हो जाएगा,
या बेस अलग हो जाएगा? ऐसा तो होने नहीं वाला है, राइट? कुछ और भी प्रोसेस कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है। उतना मेहनत क्यों करना है, पानी ही ऐड कर देंगे। अगर शरबत ज्यादा मीठा बन गया है तो उसको नॉर्मलाइज कैसे करोगे, चीनी निकालोगे उसमें से? नहीं ना, सिंपली पानी ऐड कर देंगे, राइट? सेम काम यहाँ पे करना है हम लोग को, वाटर ऐड करना है, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा देना है। सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा देंगे, कॉन्सेंट्रेशन अपने आप घट जाएगा, राइट? तो अब लेकिन इसका भी तरीका होता है, थियोरेटिकली तो हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ चलो सॉल्वेंट बढ़ा दिए, पर कैसे बढ़ाएंगे ये भी सोचना है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑलरेडी है आपके पास, उसमें पानी ऐड नहीं कर देना है, ठीक है? जबकि बल्कि उस सोल्यूशन को, उस एसिडिक सोल्यूशन को पानी में ऐड करना है, राइट? जो आपके पास एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका कॉन्क एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है, आपको इसको ट्रांसफर करना होगा पानी में, वाटर वाले बीकर में, ठीक है, ना कि इसमें पानी उझल देना, गलत, वो एकदम नहीं करना है। तो डाइल्यूट करने का तरीका क्या है कि आप एसिड को, जो कॉन्क सोल्यूशन है, उसको पोर करो वाटर में। पोर करते समय ध्यान किन बातों का रखना है कि पहली बात तो कि ये जो पोरिंग होना चाहिए, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है? पोरिंग शुड बी डन ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, एक एक ड्रॉप करके, राइट? मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे, बहुत ग्रेजुअली, राइट? और कैसे करेंगे? जब आप पोर करोगे ना तो ध्यान रहे कि जो एसिड जाएगा वो इस कंटेनर के वॉल के अलोंग जाए, ठीक है, ऐसा, ये नहीं कि बीच में जाके उछल दी, नहीं, उसके कंटेनर का जो वॉल है ना उसके अलोंग एसिड जाए, ठीक है, और धीरे धीरे जाए, राइट? ठीक। और जब आप ये काम कर रहे हो, इस सोल्यूशन को कॉन्स्टेंटली स्टायर करते रहना, स्टिर करते रहना, मतलब उसको मिक्स करते रहना, ताकि जो एसिड आ रहा है इसमें वो तुरंत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, राइट? और ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा? इससे फायदा ये है कि भाई थियरी में तो हम लोग पानी में एसिड ऐड करें या एसिड में पानी ऐड करें, बात बराबर रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो, ठीक है? एसिड और वाटर जब मिक्स होता है ना तो एनर्जी निकलती है, राइट? वो एनर्जी हो सकता है कि एक्सप्लोजिव फॉर्म ले ले, राइट? इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए एज अ सेफ्टी प्रिकॉशियस मीजर, ऐसे कुछ इवेंट्स एक्सीडेंट्स ना हो जाए, हम लोग क्या करते हैं, ये वाला तरीका फॉलो करते हैं जिससे कि सब कुछ नॉर्मली हो, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट कॉन्क टू डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट से कॉन्क करना है तो क्या कर सकते हैं? अब की सॉल्वेंट कम करना है, सल्यूट बढ़ाना है, तो या तो या तो एसिड ऐड कर दो उस सोल्यूशन में, मैं सिर्फ एसिड ऐड करने की बात कर रहा हूँ इस सोल्यूशन में, इसमें नहीं, वाटर में नहीं, जो ऑलरेडी आपका एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक है उसमें वो चीज ऐड कर दो, ठीक है? एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप सॉल्वेंट कम कर दो, वाटर कम कर दो, उसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन वगैरह कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं उससे कि वाटर और एसिड अलग अलग हो जाएगा, तो वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, ये भी कम किया जा सकता है, ठीक है? क्लियर है? सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट या डाइल्यूट टू कॉन्क, राइट? क्लियर? गुड। एल्कली समझ में आ गया, कॉन्क और डाइल्यूट समझ में आ गया, ठीक है? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया तो आगे की चीजें बड़े अच्छे से समझ में आएंगी, राइट? अब देखो, टाइप्स ऑफ एसिड्स देखने और बेस देखने, तो पहले जो एसिड्स का जो बहुत सिंपल सा और उतना यूजफुल नहीं है ये वाला क्लासिफिकेशन, वो है मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट उतना यूजफुल नहीं है बट उतना बेकार भी नहीं है, ठीक है? मिनरल एसिड्स जैसा कि नाम से लग रहा है मिनरल्स से ऑब्टेन होता है, ऐसा जरूरी एकदम नहीं, ठीक है? लेकिन उनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमें अर्थ से मिलते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम लोगों ने उनका नाम मिनरल एसिड्स रख दिया है। मिनरल नाम रखने का कारण ये नहीं है कि वो एसिड मिनरल्स से मिल रहे हैं, ठीक है? कारण ये है कि जिन एलिमेंट से वो बने हैं वो एलिमेंट्स मिनरल्स के ही रूप में पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी से मिलते हैं, ठीक है? वो ऊपर से बरसते नहीं, राइट? दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड मिनरल एसिड्स। इनके एग्जांपल्स जितने भी
मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स तुम सुनते हो सबके सब मिनरल एसिड्स ही होते हैं। HCl, व्हाट इज द नेम? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है भाई? पाया तो बहुत जगह जाता है, पर ऐसे स्टमक में, हमारे स्टमक में, ठीक है। इसके अलावा H2SO4, क्वीन ऑफ एसिड्स। क्वीन ऑफ एसिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसका यूज ही इतना है ना कि इसे हम लोगों ने क्वीन बोला है, क्वीन या किंग जो भी है एसिड, राइट? तो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी मिनरल एसिड। देखो ना, सल्फर से बना हुआ है, ये क्लोरीन से बना हुआ है, सब कहाँ से मिलेगा? अर्थ से ही तो मिलेगा। फिर आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3, आपका फॉस्फोरिक एसिड हो गया, H3PO4, आपका फॉस्फोरस एसिड हो गया, H2PO4, आपका सल्फ्यूरस एसिड हो गया, H2SO3, ठीक है। फिर कार्बोनिक एसिड, H2CO3, राइट? ये सब के सब मिनरल एसिड्स, राइट? और इनमें से मोस्टली जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा बाद में। देयर इज एन एक्सेप्शन, कार्बोनिक एसिड, देयर इज अ वीक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड भी काफी वीक ही होता है, राइट? बताता हूँ आगे। लेकिन ये सब के सब मिनरल एसिड्स, राइट? ऑर्गेनिक एसिड्स ऑन द अदर हैंड, ये सब ऑर्गन, ऑर्गन वर्ड से बना है ना ऑर्गेनिक। ऑर्गन का मतलब क्या? वो कोई लिविंग बॉडी पार्ट, राइट? ऑर्गन। तो ऐसा पहले माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, वो किसी लिविंग बॉडी से ही ऑब्टेन किया जा सकता है, राइट? इस कॉन्सेप्ट को बाद में गलत साबित कर दिया एक साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया ना, फॉर द फर्स्ट टाइम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड इन अ लैबोरेटरी। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में यानी कि आर्टिफिशियली बनाकर दिखा दिया। उस कंपाउंड का नाम था यूरिया, ठीक है, यूरिया। फॉर्मूला इज NH2CO NH2, यूरिया, ठीक है। ये फर्स्ट कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। इसके पहले लोग मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, हम लोग बना नहीं सकते, इसलिए तो नाम रखा गया ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गन्स जो लिविंग बॉडी में मिले, राइट? बाद में ऑब्वियस से गलत साबित हुआ। ऑर्गेनिक एसिड्स तो क्या होंगे? CH3COOH, राइट? और HCOOH, ये तो फेमस है। फिर आपका यही दोनों है आपके काम का। इसके अलावा पायरुविक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स। ये कौन सा है? CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, या इसे हम लोग एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक क्यों? ये जो एथ है ना भाई, ETH, एथ, ये 2 कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब 2 कार्बन एटम्स हो तो उसके लिए हम लोग एथ वर्ड यूज करते हैं। 2 है ना, 1 2, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? एथेनोइक एसिड, राइट? आई बात समझ में? और ये पाया कहाँ जाता है? ये विनेगर में पाया जाता है, विनेगर। विनेगर तो पता है ना, सिरका समझते हो? सिरका, गोलगप्पा तो खाते ही होगे, तो गोलगप्पे में या चाट वगैरह जब खाते हैं तो उसमें कुछ खट्टा मिलाया जाता है ना, राइट? खट्टे में लोग दही यूज कर सकते हैं, इमली यूज करते हैं, एक तीसरा चीज भी यूज करते हैं, सिरका, दैट्स विनेगर। वो एसिटिक एसिड ही होता है, एसिड्स बाय नेचर ही खट्टे होते हैं, राइट? तो उनको यूज किया जाता है। और ये HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। या इसका दूसरा नाम, इसमें देखो एक ही कार्बन है, इसमें 2 था तो एथेनोइक बोल रहे थे, इसमें एक है तो इसको हम लोग मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड, राइट? मेथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि इसके पास एक कार्बन एटम, मेथ मींस 1 कार्बन एटम, ठीक है। अब ये 1 कार्बन 2 कार्बन क्या समझ में आ रहा है? समझ में आएगा डिटेल में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। फिलहाल इतना जानो कि एक कार्बन एटम में के लिए मेथ वर्ड यूज करते हैं और 2 के लिए एथ, ठीक है। दैट्स वाई फॉर्मिक एसिड का नाम मेथेनोइक एसिड हुआ और एसिटिक एसिड का नाम एथेनोइक एसिड हुआ, राइट? वो विनेगर में मिलता है और यही मिलता है आपको इन
इंसेक्ट्स स्टिंग, कीड़ों के डंक में पाया जाता है, ठीक है। चींटी काटती है ना, या कुछ मधुमक्खी वगैरह, वो सब जो काटती हैं तो जो दर्द होता है ना, वो दर्द इसी की वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से, ठीक है। इसीलिए आपके घरों में शायद या गाँव वाँव में अभी भी अगर चींटी वगैरह काट ले या कोई कीड़ा काट ले तो लोग टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं। रीजन, टूथपेस्ट में ना बेस होता है, वो बेसिक होता है, फ्लोराइड्स वगैरह होते हैं, राइट। और हमको मेरे पास है एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो उसको कैंसिल आउट करना है ना, एसिड को कैंसिल कौन करेगा, बेस, ठीक है। क्लियर, गुड। तो ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन था बिटवीन मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक ही होते हैं, ठीक है, सारे के सारे, चाहे ये दोनों हो गया, इसके अलावा पाइरुविक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो कि हमारे बॉडी में मिल रहे, राइट, हमारे बॉडी में, दूसरे लिविंग बॉडीज में, दे ऑल आर वीक। मिनरल एसिड्स आर मोस्टली स्ट्रॉन्ग, नॉट ऑलवेज। कार्बोनिक एसिड वीक होता है, सल्फ्यूरस एसिड भी वीक ही होता है, बाकी ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, राइट। सो मिनरल एसिड्स आर मोस्टली स्ट्रॉन्ग while organic acids are always weak. Clear? Okay, let's move ahead. अब ये जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक से हम लोग क्या समझते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कुछ भी हो, और दूसरा वीक, इसका मतलब क्या है, राइट। ये कॉन्सेप्ट एसिड पर भी अप्लाई होगा और बेस पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग एसिड का डेफिनेशन क्या था अकॉर्डिंग टू अर्लिएस्ट कॉन्सेप्ट, द कंपाउंड्स व्हिच विल furnish H plus ions in aqueous medium and bases will furnish hydroxide ions in aqueous medium, right? मतलब जो मॉलिक्यूल है, जो एसिड या बेस का मॉलिक्यूल है, वो आयनाइज होगा, राइट, वो आयंस में ब्रेक होगा। एक आयन फिक्स्ड है कि अगर एसिड है तो H प्लस मिलेगा, बेस है तो OH माइनस मिलेगा, बाकी दूसरा आयन जो भी मिले, राइट। तो ये जो आयंस में ब्रेक होने का प्रोसेस है, इसको हम लोग आयनाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो जब भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो ये आयनाइजेशन ना 100%, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कंप्लीट आयनाइजेशन, आई बात समझ में, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, ठीक है। अगर वो वीक एसिड या बेस तो इसका मतलब होगा कि वो पार्शियली आयनाइज करेगा, उसका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियली आयनाइज करेगा, ठीक है, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो एसिड्स में भी ये एप्लीकेबल है, राइट, और बेसिस में भी, दोनों, स्ट्रॉन्ग वाला भी और वीक वाला भी, एसिड्स एज वेल एज बेसिस, राइट। तो हो क्या रहा है, देखो, मान लिया जाए कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, लेट्स से मैंने लिया H2SO4, H2SO4, इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, 100 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स लिए। अभी H2SO4 कैसा है, मोनोबेसिक एसिड है या डाई बेसिक या ट्राई बेसिक एसिड है? सर ये बेसिक कहां से गया, तो एसिड है, बेसिक कैसे हो गया, भूल गए? बताया था ना, बेसिसिटी, एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस की एसिडिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब क्या था, बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या H प्लस आयंस फर्निश्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। तो एक H2SO4 का मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयंस फर्निश करेगा? H2SO4 दो करेगा। H2SO4 जब आयनाइज होता है तो दो H प्लस आयंस मिलते हैं और एक सल्फेट आयन मिलता है, राइट, ये सारी चीजें बता चुका हूं। तो जब ये आयनाइज करेगा तो दो, एक मॉलिक्यूल से दो H प्लस आयंस मिलेंगे, राइट, और एक सल्फेट आयन मिलेगा, राइट। तो 100 मॉलिक्यूल्स से कितने मिलने चाहिए, इनटू 100, यानी कि 200 H प्लस आयंस और 100 सल्फेट आयंस। क्लियर है? अगर मैं 100 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लूं तो ये क्या है, ये तो मोनोबेसिक एसिड है, इसके पास फर्निश करने को एक ही हाइड्रोजन आयन है, राइट, तो ये मोनोबेसिक हो गया, इसकी बेसिसिटी 1 है। तो ये जब आयनाइज होगा तो इससे हमें 100 H प्लस आयंस मिलेंगे और 100
क्लोराइड आयंस मिलेंगे हमें, मतलब इससे H+ आयन से। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई हमने 100 मॉलिक्यूल लिया, पानी में डिजोल्व किया, तो 100 का 100 मॉलिक्यूल आयनाइज कर गया। इसका आयनाइजेशन कितना है? 100%। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन। ठीक है, अब थियरी में तो हम लोग बोल रहे हैं 100% आयनाइजेशन, प्रैक्टिकली 100% नहीं होता है, पर हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब है अप्रोक्स 100% आयनाइजेशन, अप्रोक्स, नॉट कंप्लीटली। मतलब 100 में से ठीक है 100 नहीं करेगा तो 99 तो कर ही जाएगा, राइट। 99 मॉलिक्यूल्स आयनाइज कर जाएंगे, एक बच जाएगा। ठीक है, एक HCl का मॉलिक्यूल बच जाएगा, बाकी 99 मॉलिक्यूल्स आयनाइज करके 99 H+ आयंस और 99 Cl- दे देंगे, एक बच जाएगा। ठीक है, चलेगा। लेकिन 100 में से 99 तो आयनाइज कर गया ना, तो आयनाइजेशन कितना ज्यादा हो गया। सेम कॉन्सेप्ट बेसिस के लिए भी है। बेसिस अगर तुम लेट्स से NaOH ले लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एल्कली भी है, तो इसका आयनाइजेशन क्या होगा? मान लिया कि आपने 100 NaOH लिया, राइट, तो 100 में से मानते हैं कि 100 का 100 आयनाइज नहीं होता है, 99 हुआ। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है भाई, प्रैक्टिकली 100% नहीं होता है, राइट। तो अगर 99 आयनाइज होगा तो 99 Na+ मिलेंगे, 99 OH- भी मिलेगा, और एक जो NaOH बच गया। ठीक है, इससे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमें, मतलब इससे 99 OH- मिला, 99% आयनाइजेशन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन, राइट। तो ये क्या हुआ? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। ठीक है, जो वीक बेसेस है इनमें इतना आयनाइजेशन मिलता ही नहीं। ठीक है, उसमें आयनाइजेशन बहुत कम मिलता है, मतलब लेस देन 5% मिलता है। ठीक है, लेस देन 5% आयनाइजेशन। 5% तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, फिर बहुत कम मिलता है जनरली। देखो तो 1% से भी कम मिलता है, 5% तक, लेकिन हम लोग उसको वीक ही मानेंगे। अगर आयनाइजेशन 5% से कम है तब तक वो वीक ही है, राइट। कहने का मतलब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए एसिड के, जैसे मान लिया हमने लिया 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ 100 सॉरी 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, सिंगल कार्बन एटम मेथेनोइक एसिड। तो ये क्या होगा? इसको आयनाइज होना चाहिए H+ में और HCOO- में। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन एटम निकला है, ये वाला नहीं, ध्यान रहे, ये वाला हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, तो वो नहीं निकलेगा। ये फॉर्मिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड, राइट, दिस इज मोनोबेसिक, इसकी बेसिसिटी 1 है, H+ आयन रिलीज करेगा ये, और उस इन दोनों में से भी ये वाला, ना कि ये वाला। ठीक है, ये सारी चीजें बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, अगर नहीं देखा हो तो देख लो जाके, समझ में आ जाएगा। जो हाइड्रोजन आटम ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वही निकल पाता है, जो कार्बन से जुड़ा होता है वो नहीं निकल पाता। तो भले इसके मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स है, निकलेगा एक ही, राइट, और इसकी बेसिसिटी 1 होगी। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मिक एसिड। तो 100 में से आइडियली क्या होना चाहिए था कि 100 H+ आयंस मिलने चाहिए थे और 100 फॉर्मेट आयंस मिलने चाहिए थे। ऐसा होगा नहीं, 100 में से आपको लेट्स से 2 से 3 ही मिलेंगे H+ आयंस, और 2 से 3 फॉर्मेट आयन, बाकी सारा का सारा 97 to 98 मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड का जस का तस बना हुआ रह जाएगा। ठीक है, वो आयनाइज ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है। तो इनको हम लोग वीक एसिड, या अगर बेस है तो वीक बेस बोलेंगे। आई बात समझ में? ऑब्वियसली एसिड का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ H+ आयंस पे, और बेस का नंबर ऑफ OH- आयंस पे। तो भाई इसका 100 मॉलिक्यूल्स आपको 100 H+ आयंस मिल जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, उसके 100 मॉलिक्यूल से 2 ही 3 मिल रहे, तो वो वीक ही हुआ ना, जबकि ये स्ट्रॉन्ग हुआ। इसके कम अमाउंट में ही आपको उतना इफेक्ट दिख जाएगा जितना कि उसके बहुत बड़े अमाउंट में भी ना दिखे। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का मतलब उनका आयनाइजेशन कंप्लीट होगा, ऑलमोस्ट 100% होगा। वीक एसिड्स या बेस का मतलब उनका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, बहुत कम होगा, 5% से भी कम, जनरली 1% से भी कम होता है, राइट।
क्लियर है? सो दैट्स द थिंग अबाउट इट। स्ट्रॉन्ग एसिड में बता ही दिया सर, मोस्टली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, मोस्टली। ठीक है, इधर आपका एसिड्स में HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। इधर वीक एसिड्स में आएंगे, कौन आएगा? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सबके सब। मिनरल एसिड्स भी होते हैं कुछ वीक, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, वो मिनरल एसिड है पर वीक एसिड। ठीक है, वीक बेस में क्या आ जाएगा? वीक बेस में आपका आ जाएगा NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिचुएशन थोड़ा अजीब है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा पहले ये बताओ ये एसिड है या बेस है? सर क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, एसिड है या बेस है? अरे मेरे भाई मेटल का हाइड्रोक्साइड है, बेस ही होगा। देखो ना, जितने भी बेसेस है सब किसी ना किसी का हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बेस है। स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, नॉट वीक बेस। ठीक है, होता क्या है ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतना सोल्यूबल ही नहीं होता है, बताया ना, अल्कली नहीं होता है, राइट। तो सिंस उसका अमाउंट सोल्यूबल ही नहीं होता है वाटर में, ज्यादा H+ आयंस मिलेंगे ही, लेकिन हाँ जितना घुलेगा वो कंप्लीट आयनाइज करेगा। इतना में से अगर इतना सा घुल रहा है तो जो पार्ट घुला है पानी में, जो पार्ट डिजोल्व हुआ है वो कंप्लीट आयनाइजेशन शो करेगा। लेकिन आपने लिया तो इतना था ना, उतने से तो कंप्लीट मिला नहीं आपको H+। ठीक है, सिचुएशन थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है इसका। जितना पार्ट डिजोल्व करता है भाई, OH- तभी मिलेगा ना जब वाटर में डिजोल्व हो, वो पूरा डिजोल्व ही नहीं हो रहा। तो लेकिन जितना पार्ट डिजोल्व हो रहा है वो कंप्लीटली आयनाइज कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि वो कंप्लीटली डिजोल्व ही नहीं करता। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे ये सारी चीजें तो समझ में आ गई ना? मिटा दूं कुछ? आ, रखना है तो भाई नोट करके रख लो। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, राइट। देखो, एम्फोटेरिक बेसिस, ये एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक एसिड को बोलते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो, एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। वो अगर ये ऐसे सब्सटेंसेस होंगे कि अगर तुम इसको इससे ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस से रिएक्ट करवाओ तो वो खुद बेस की तरह बिहेव करेगा, राइट। और अगर खुद से ज्यादा बेसिक कंपाउंड से रिएक्ट करवाओगे तो ये एसिडिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स में जैसे आपके आ गए एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या जिंक का हाइड्रोक्साइड, ये सब एम्फोटेरिक है। ये जरूरत पड़ने पे एसिडिक और जरूरत पड़ने पे बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स, metallic oxides, they are generally they are basic। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, they are generally acidic, generally not always, right। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो कार्बन ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड, राइट। तो उसको जब पानी में डिजोल्व करोगे तो उससे मिलेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड, तो एसिडिक ऑक्साइड हुआ। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, फास्फोरस के ऑक्साइड्स फास्फोरिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं दे आर जनरली एसिडिक, लेकिन इसके एक्सेप्शंस की भी कमी नहीं है। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल,
राइट? तो होना कैसा चाहिए? एसिडिक, लेकिन होता है न्यूट्रल। दिस इज न्यूट्रल, नॉट इवन बेसिक, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, ये एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स, ठीक है, Al2O3 और ZnO, इन दोनों के ऑक्साइड्स, मेटलिक ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स है ना, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर मेटल्स। तो इनको कैसे होना चाहिए था? बेसिक, लेकिन ये होते हैं एम्फोटेरिक, तभी तो इनके बेसिस एम्फोटेरिक हो, ठीक है, इनके हाइड्रोक्साइड, सॉरी, इनके हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक आर, राइट? कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स भी न्यूट्रल होते हैं, इनफैक्ट कुछ एसिडिक भी होते हैं, राइट? ये एक दो बातें याद रखो, पर जनरली मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, यानी कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर या ऑन रिएक्टिंग विद वाटर दे विल फॉर्म बेसेज, and non-metallic oxides on dissolving with water will form acids, so they are considered acidic oxides. ठीक है, क्लियर? तो बस इतनी ही बातें थी, टाइप्स ऑफ एसिड्स बता दिया, कॉन्क डाइल्यूट सब बता दिया, राइट? सो लेट्स एंड द वीडियो, राइट? आई होप कि सारी चीजें समझ में आ गई हो, राइट? कोई भी डाउट हो मस्त कमेंट करना है, राइट? थोड़ा पसंद आ गया हो वीडियो या चैनल तो सब्सक्राइब करना है, थोड़ा और पसंद आ गया हो तो लाइक करना है, बहुत ही पसंद आ गया हो तो शेयर भी करना है यार अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ अपना फायदा थोड़े करेंगे, दूसरों का भी करवाएंगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, राइट? तो ज्ञान हमारा है, आप बांटिए उसको, राइट? प्लीज इफ यू विश लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ते रहो, हंसते खेलते जीते रहो, ठीक है?